बात ये मैं कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा एरिया इमर्ज होकर के आ रहा है, जिसकी ट्रेनिंग हमारे मास कॉम जर्नलिज्म के विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए। वो है कि वेस्टर्न सोसाइटी, वेस्टर्न मीडिया भारत को कैसे देखता है, भारत जो जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको कैसे पोर्ट्रे करता है, उसकी रिपोर्टिंग कैसे करता है। क्योंकि यहाँ का जो न्यूज़पेपर होगा, यहाँ की जो रिपोर्टिंग होगी प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, वो जनमानस, भारतीय जनमानस को ही बताएगी कि भारतवर्ष का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, यहाँ पर विकास की गति कैसी है, या कि अन्य चीजें। लेकिन एक वैश्विक पटल पर भारत की क्या इमेज होगी, उसको बनाने और बिगाड़ने का काम वेस्टर्न मीडिया ही करता है। तो ये हमें, मैं पवन जी से बोलूंगा कि एक कोर्स डेवलप करें, एंड आई नो सम बुक्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट। तो इसके प्रति हमारे लोगों को सचेत करना, हमारे युवाओं को, हमारे देश के नागरिकों को सचेत करना अति आवश्यक है। क्योंकि वैश्विक पटल पर जो हमारी इमेज है उसको डेंट करने का काम वेस्टर्न मीडिया कर रहा है। इसके साथ साथ जो दो तीन चीजें और आवश्यक है वो ये है कि कौशल विकास बहुत आवश्यक है। पवन जी मुझे बता रहे थे, मैं जब बैठा था उनके बगल में, कि उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टूडियो बनाया है। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जितने भी एक्सपर्ट आते हैं, चाहे वो मास मीडिया से रिलेटेड हो चाहे ना हो, साइंस के किसी भी डिसिप्लिन से हो, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेजेस कहीं से भी हो, उनका इंटरव्यू जरूर कराएं, उनकी रिकॉर्डिंग कराएं, उनका इंटरव्यू कराएं, और उन्होंने जो अपना जीवन में जो उन्होंने अनुभव लिया अपने अपने विषय के बारे में, उसका वर्णन यहाँ पर जरूर करें। देखिए, नाउ विकसित भारत है 2047 हैज बिकम नेशनल एस्पिरेशन। और जब कोई भी सरकार, कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, जब वो कोई एक एजेंडा देश के सामने रखती है, तो उस एजेंडा को फुलफिल करने का कार्य उस देश में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके द्वारा, उन्हीं के भरोसे कोई भी सरकार उस तरह का निर्णय लेती है, या कि उस तरह का एस्पिरेशन जगाती है अपने नागरिकों के मन में, उनके मन से। तो उसको पूरा करने का कार्य इस ऑर्गेनाइजेशंस का होता है। और ऑर्गेनाइजेशंस जो डोमिनेट है वो इट इज टू एजुकेशन, और उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जिनका ज्यादा दायित्व बनता है। तो इसमें हमें अपने सभी करिकुलम, मास कॉम जर्नलिज्म के साथ साथ बाकी जिन विषयों में, जिन प्रोग्राम में यहाँ पढ़ाई होती है, उसमें हम अपनी युवाओं के साथ न्याय कर सके। देखिए, टी.एस. इलियट नाम का एक बहुत बड़ा इंग्लिश का आचार्य हुआ, और वो सनातन संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित था। वो हिंदू बनना भी चाहता था, लेकिन बन नहीं पाया कुछ वजहों से। उसने एक छोटी सी पोएम लिखी है, उस पोएम का टाइटल है द रॉक। बीच में 4 लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए माइंड ब्लोइंग हो गया थी। वो ये बोलते हैं, वेयर इज द लाइफ दैट इज लॉस्ट इन लिविंग। I have only 15 minutes, so this will be my last one. No, where is the life that is lost in living? Where is the wisdom that is lost in knowledge? And where is the knowledge that is lost in information? First part is satire on the purpose of life, that we think now and we live now. Where is the life that is lost in living? अब हमारे जीने का उद्देश्य केवल यही रह गया है कि हमारी अच्छी पढ़ाई हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी शादी हो जाए, अच्छा घर बन जाए, गाड़ियां बहुत सारी हो जाए, जीवन सुखमय। This has now become the purpose of life for us. This is necessary, but this is just a paraphernalia to do good things, to do better things, to do best things. तो जीवन का उद्देश्य कुछ दूसरा है। ये सब सुख सुविधाएं होनी चाहिए, आवश्यक हैं, लेकिन हम इन सुविधाओं का केवल भोगी ही न बने। समय की जो आवश्यकता है, देश की जो आवश्यकता है, राष्ट्र की जो आवश्यकता है, उसमें हम जिस भी भूमिका में है, उस भूमिका को सही ढंग से निभाएं। दूसरा पार्ट है द वेरी बिग सटायर ऑन एजुकेशन सिस्टम। वेयर इज द विजडम दैट इज लॉस्ट इन नॉलेज, एंड वेयर इज नॉलेज दैट इज लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। हम विद्यार्थियों को सूचना दे करके ये मान लेते हैं कि हमने उनको बुद्धिमान बना दिया, जबकि इंफॉर्मेशन तो केवल फर्स्ट स्टेज है। आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को देखेंगे, जिसमें, और मुझे लगता है कि सभी टीचर चाहे किसी भी विषय का हो,
और सभी स्टूडेंट को ब्लूम टैक्सोनॉमी जानना अति आवश्यक है, जहां पर 6 लेवल्स ऑफ लर्निंग डिफाइंड है। इंफॉर्मेशन इज द फर्स्ट लेवल, लास्ट लेवल व्हेन वी कैन टेक आवर यूथ स्टूडेंट्स to make them able to generate knowledge. That is the creation of knowledge is the last level. That used to happen in the gurukuls. गुरुकुलों में 6 तरह के टीचर और वो 6 भूमिकाओं का वर्णन हमारे उसमें मिलता है। तो ये हम किसी भी विषय वस्तु में अपने विद्यार्थियों को कैसे ऐसा कौशल बनाए जो अपनी आजीविका को अर्जित कर सके और राष्ट्र हित में भी अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर सके। यही लर्निंग सिस्टम का, यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मुख्य उद्देश्य है। और इसी के उद्देश्य की पूर्ति हेतु हम सभी को, शिक्षकों को और विद्यार्थियों को साथ साथ मिलकर के इस भूमिका का निर्वहन करना है। इस भूमिका को बहुत अच्छे ढंग से निभाना है, जिससे कि हमारा भारतवर्ष पूरा विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाए। और ये होगा, इसलिए होगा कि ये था लास्ट वन, रियल लास्ट वन। एंगस मेडिसन नाम के बहुत बड़े ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। उनको जो मैं जितनी चीज बोला हूं, यू कैन ऑलवेज गूगल आउट। एंगस मेडिसन को जॉब मिला था टू राइट द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ही हैज रिटन द बुक। दिस इज अवेलेबल ऑनलाइन, यू कैन रीड इट। उसके प्रीएम्बल में वो लिखते हैं कि बिफोर द ऑनसेट ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, India's contribution to the total GDP of the world was 33%. When they left, when Britishers established their empire in India, this contribution was reduced to 22%. और जब ब्रिटिश छोड़े 1947 में, तो भारतवर्ष का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में केवल 4% हो गया। 33% से 4% विदेशी आकांक्षियों के साम्राज्य में हमारा ये हो गया। और ये रिकॉर्ड में है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। तो हम थे, हमें फिर से वही बनना है और उसके लिए हम सबको मिल करके प्रयास करना है, तभी ये हो पाएगा। कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, तभी ये हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाई राजीव कुमार जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। पवन जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम कराने के लिए, अपनी कुछ बातें आप सबके सामने रखने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सर, आपकी बात के बाद बस इतना ही कहना चाहूंगी, शख्सियत वो नहीं जो अपने नाम से जानी जाए, शख्सियत वो जो अपने काम से जानी जाए। पद्मश्री आलोक मेहता जी एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व, कभी कभी महान व्यक्तित्व के कार्य और उपलब्धियां स्वयं उनकी कहानी कह देती हैं। अपनी लेखनी एवं अपने विचारों से समाज को दिशा देने वाले आदरणीय श्री आलोक मेहता जी का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। पत्रकारिता केवल खबरों का संकलन नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने का माध्यम है। इस दिशा को अपने अनुभव और दृष्टि से समृद्ध करने वाले पद्मश्री आलोक मेहता जी आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं। कहा जाता है कि महान व्यक्तित्व की पहचान उनके कार्यों से होती है। पद्मश्री आलोक मेहता जी का जीवन भी प्रेरणा और समर्पण की एक अद्भुत कहानी है। उनके इस प्रेरणादायक सफर को जानने के लिए आइए देखते हैं उनका एक छोटा सा सफरनामा। कलम की ताकत जब अनुभव की शाही में डूबती है तो इतिहास लिखा जाता है। भारतीय पत्रकारिता के आकाश में एक ऐसा नाम जिन्होंने न केवल खबरों की नब्ज को पकड़ा, बल्कि पत्रकारिता के मूल्यों को नई परिभाषा दी। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री आलोक मेहता जी की। मध्य प्रदेश की मिट्टी से जुड़े आलोक जी का सफर शिक्षा की मजबूत नींव से शुरू हुआ। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के दौरान ही उनके भीतर का पत्रकार जाग चुका था। छात्र जीवन से ही शब्दों पर उनकी पकड़ और सामाजिक विषयों पर उनकी गहरी समझ ने यह तय कर दिया था कि वे आने वाले समय में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और मजबूती देंगे। उनका पेशेवर सफर भारतीय मीडिया के लिए एक विस्तृत अध्याय है। नई दुनिया से शुरुआत कर उन्होंने नव भारत टाइम्स और हिंदुस्तान जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में संपादक के रूप में अपनी सेवाएं दी। चाहे आउटलुक के संस्थापक संपादक के रूप में उनकी पारी हो या एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका, आलोक जी ने हमेशा निष्पक्षता को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने सत्ता के गलियारों से लेकर गांव की चौपाल तक हर खबर को पूरी प्रामाणिकता के साथ देश के सामने रखा है। उनकी इसी कर्मठता के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा है। इतना ही नहीं,
उनकी लेखनी केवल समाचारों तक सीमित नहीं रही, उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जो आज पत्रकारिता के छात्रों के लिए मार्गदर्शक हैं। उनके विश्लेषण में जो गहराई और संतुलन होता है वह आज की पीढ़ी के पत्रकारों के लिए एक पाठशाला के समान है। आलोक मेहता केवल एक नाम नहीं बल्कि पत्रकारिता की एक संस्था है। जेसी बोस यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद का मीडिया विभाग श्री आलोक मेहता जी का जेसी बोस यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। स्वागत करता मंच पर आमंत्रित पद्मश्री आलोक मेहता जी। नमस्कार। कुलगुरु प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी, कुलगुरु राघवेंद्र तिवारी जी, इस फैकल्टी के और पूरे कंप्यूटर साइंस के रहे हैं श्री अतुल मिश्रा जी, अनुराधा जी, और इस आयोजन में 2-2.5 साल बाद मुझे याद किया पवन जी, और इनके नाम ही पवन है और इसलिए जगदीश चंद्र बोस विश्वविद्यालय जो पुनीत, इससे मैं इसको मानता हूँ कि उनके नाम पर होना एक गौरव की बात है। तो यहाँ आकर इसीलिए मुझे खुशी है कि और सब आप सब इनसे मैं संवाद करने की इच्छा ज़्यादा रखता हूँ हमेशा, कि कहीं थोड़ा सा मिलेगा, कुछ उनकी बात भी सुनने को मिलेगी या उनकी भावनाओं में यहाँ उनको एक भविष्य आप लोग हैं, इसलिए सबसे पहले आपको नमन करता हूँ। मंच को तो हमेशा ही नमन किया जाता है, लेकिन चूंकि भविष्य आपके हाथ में है, हम लोगों का भविष्य, देश का भविष्य, और जो चुनौतियां हैं, ये मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे बात इसलिए कि मैंने कहा, और जो आराम से बैठना चाहे बैठे, अभी कुछ जगह खाली है। देख करके कई बार लगता है कि छात्र सोचते हैं कि यहाँ पर सम्मेलन में बुला लिया गया और हमारी ड्यूटी लगा दी गई। तो अपने मन में जो चुनौतियां हैं वो जहाँ जगह बनाना पड़ती है, जगह कोई देता नहीं है, ये याद रखिए। मैं भी किसी गांव से आया, दिल्ली तक पहुंचा, जो यात्रा दिखाई गई। डिजिटल की बात जब की जाती है, चूँकि अधिक नहीं कहूँगा, मेरे पास 20 मिनट मुझे दिए गए, तो मैं बड़ा समय का पाबंदी हूँ, क्योंकि एजेंसी में मैंने काम किया, न्यूज़ एजेंसी में, रेडियो में भी काम किया, अखबार में काम किया, पत्रिका में काम किया, टेलीविज़न में भी काम किया, देश में भी किया, विदेश में भी किया। इसलिए ये कहें कि भाई देखिए ये प्रिंट के आदमी है, डिजिटल पर बात करने आए, तो ये सही है कि सीखने की मेरी इच्छा है। आज भी जो अब जैसे मैंने एनिमेशन का देखा, एनिमेशन थोड़ा बहुत तो मैं समझता रहा, कई हमारे मित्रों के बच्चे भी इसमें आगे बढ़ गए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं टेलीविज़न में भी, और भी कुछ जब मैंने यहाँ देख करके मुझे उसी उत्साह बढ़ा कि मुझे तो लगता है कि कभी कभी महीने में हम लोगों को बुला लिया करें प्रशिक्षण के लिए, राजीव कुमार जी, तो मैं भी कुछ सीख सकूंगा, क्योंकि जीवन भर सीख सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं भाषण नहीं देना चाहता। आप मन में मानिए कि ये परफेक्ट कोई नहीं होता है। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो डिजिटल के लिए बहुत क्रेडिट देना चाहिए, इसलिए नहीं कि जैसा मैंने कहा कि मैं तो इंदिरा एरा से मोदी युग की बात कर सकता हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने क्रांति की। इसीलिए मैंने जो अभी ताजी किताब आई, रिवॉल्यूशनरी राज, नरेंद्र मोदी 25 ईयर्स, यही सोच करके कि लोगों को लगे कि उन्होंने कहाँ से किया और उसके बाद किस तरह से प्रॉफिटेबल। वैसे उनकी बायोग्राफी बहुत सारी है, लेकिन डिजिटल में भी आप देखिए, सेल्फी, मतलब मैं भी तो इतने समय से पत्रकारिता में, वो जब बिल्कुल छोटा सा कैमरा होता था 500-800 रुपए का, और ऐसी स्थिति में कैसे सेल्फी, मोबाइल, डिजिटल का कैसे उपयोग हो, आज डिजिटल की क्रांति में पहुंचे, इसका श्रेय मैंने वो भी देते हैं देशवासियों को। ऐसा नहीं, कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, टेक्नोलॉजी के लोग हैं, अंतरिक्ष हमारे विज्ञान में आगे बढ़े हैं। तो ये नहीं, मैं राजनीतिक बातें आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस युग में आने से लगता है, भाई देखिए, शुरू में लगता भी था कि इतना सारा कर रहे हैं। मैं भी अभी भी हिंदुस्तान अखबार में संपादक बना, उसके पहले जो कंपोजिंग होती है वो अलग तरह की थी। अब नए बच्चे तो जानते नहीं होंगे, जब कंप्यूटर शुरू होता, यूनियन वगैरह तो बड़ी स्ट्रांग थी उस जमाने में, तो बड़ा विरोध हो रहा था, कोई कंप्यूटर को हाथ लगाना नहीं चाहता था। वहां से शुरू किया। इसी तरह जब मोदी जी आए तो कई जगह हुआ कि डिजिटल से काम होगा। अभी भी मैं कई चीजों के लिए मुझे किसी सहयोगी से सहायता लेनी पड़ती है, मैं अपनी बेटी को फोन करता हूँ लंदन या बेंगलोर,
कि भाई बताओ इसमें कहाँ क्या कैसे किया जाए। तो चुनौतियां बहुत हैं, सोसाइटी में प्रगति हुई है, और जब ये भी कहा जाता है भाई बच्चे कुछ भी बना देते हैं, कैसे विश्वास करें सोशल मीडिया की जब बात आती है। महात्मा गांधी ने 1929 में कहा था अखबार पे पूरा भरोसा मत करो, क्योंकि उस समय भी अखबार थे, अंग्रेजों के अखबार भी थे, उनका खुद का अखबार था, वो संपादक थे, नेता थे, सब कुछ उन्होंने तब कहा। इसलिए ये मत कहिए कि आलोक मेहता भरोसा करो। मेरा ये कहना है कि आप पूरी बात भरोसा ना करो, कुछ उसको सुनिश्चित करें। समाज को यदि आपको जोड़ना है तो क्रेडिबिलिटी का सवाल केवल आप नए जो आए ना बच्चे, उनके लिए कहा जाता है देखिए कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ये ठीक है, उच्छृंखलता आई है। लोकतंत्र और प्रजातंत्र का हमारे यहाँ दुरुपयोग भी हुआ, इसमें कोई शब्द हो रहा है और आगे हो सकता है। हथियार है, आप उससे ऑपरेशन भी कर सकते हैं और उससे किसी की हत्या भी कर सकते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं, उसको मार सकते हैं। अभी बहुत अच्छा तिवारी जी ने कुछ गीता का ज्ञान की बात की, तो आयुर्वेद हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा, ऐसा ही डिजिटल के जरिए भी कहाँ कहाँ दवाइयाँ पहुँच गई। मैं जर्मनी में रेडियो में डॉइचे वेले में संपादक था, हिंदी एडिटर, 79-82, कई बच्चे तो उसके बाद ही जन्म जिनका हुआ होगा। तो रेडियो में जब काम कर रहा था तो वहाँ पर होम्योपैथी वहीं से शुरू हुई, और वहाँ हम चूंकि भारत से गए थे तो हमें भरोसा रहता था कि होम्योपैथी आयुर्वेद तो बहुत कम उपलब्ध नहीं थी उस जमाने में, अब तो कई हजार करोड़ का बिजनेस हो गया है। तो वही होम्योपैथी के लिए ऑफिशियली वो अलाउ नहीं था, क्योंकि वो रेडियो सरकार से जुड़ा हुआ ऑटोनोमस बॉडी थी, जो इंश्योरेंस हमारा था, तो उन्होंने कहा कि होम्योपैथी दवाई तो आपको खरीदना पड़ेगी और वो भी कम मिलती है, ढूंढ करके लाना पड़ा। वहीं जर्मनी में पैदा हुई वो थी। इसी तरह से विदेशी जो बात पश्चिम की कर रहे हैं, हमारे यहाँ एलोपैथी हावी हो गई तो पता चला कि आयुर्वेद बहुत पीछे चली गई, अब आयुर्वेद फिर से आगे जा रही है। तो समय के साथ चुनौतियां, मैं इसकी उदाहरण दे रहा हूं आपको कि देखिए समय के साथ चुनौतियां गांधी युग में भी थी, नेहरू युग में भी थी, इंदिरा युग में भी थी, राजीव युग में भी थी, मोदी युग में भी है, आने वाला और जो तत्व होगा उसमें होगा। तो मीडिया में आप लोग चुनौतियों को उसी तरह स्वीकार करिए कि आप सीखते रहेंगे और उसमें परिश्रम करके अपनी विश्वसनीयता बनाएंगे, जो आज का विषय भी है कि हमें क्रेडिबिलिटी। सबसे बड़ी बात यही है कि मुझे ऐसा सौभाग्य मिला, अंग्रेजी हिंदी दोनों ऐसे संपादकों का अलग अलग क्षेत्र के। मनोज श्याम जोशी, आपने नाम सुना होगा, जो टीवी की जो क्रांति आई सोप ऑपेरा जो आप देखते ना, उस समय जब उन्होंने हम लोग बनाया, पहला सोप ऑपेरा था इंडिया में। अब तो आप टेलीविजन के बच्चे हैं, आप लोग आगे उसमें आगे डिजिटल में देखते हैं। तो मैं उनके साथ मैंने जब काम किया, बाद में वो बनाए उन्होंने उसके लिए, लेकिन वो अंग्रेजी हिंदी दोनों के संपादक थे। एक मॉर्निंग वो अखबार उस समय हिंदुस्तान टाइम्स का निकला था, तो वो अंग्रेजी के हिंदी के होते हुए उनको उसका संपादक बनाया। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग मैं भी करता था साप्ताहिक हिंदुस्तान के साथ। तो एक दूसरे के हम पूरक हैं, अंग्रेजी हिंदी भी प्रतियोगिता नहीं है, मलयालम तमिल गुजराती कोई भाषा, भारतीय भाषा भी हमारी प्रतियोगी नहीं है, हम उनमें काम कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, आप रेडियो में काम करें, आप टीवी में काम करें, आप प्रिंट में काम करें, मैंने पत्र पत्रिका में काम करें, डिजिटल के जरिए, मोबाइल के जरिए समाचार पहुंचाना है, तो विश्वसनीयता आपके लिए होगी, तो आपकी अपनी व्यक्ति होगी। आचार संहिता, इसको हम कहते हैं कोड ऑफ एथिक्स, वो अपने खुद पर लागू होता है। मैं दूसरे को कंपेल नहीं कर सकता ना, मैं क्या करूं, ये मैं आचार संहिता को मैं पालन करूं। आप ये मत कहिए कि देखिए मेरे पास बैठा हुआ तो ऐसा कर रहा था, आप मुझे क्यों कह रहे हैं। मेरा कहना है कि आप अपने को सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरे को देखकर ईर्ष्या भी मत करिए, बल्कि कहिए कि मुझसे अच्छा है। आप अपने प्रोफेसर के पास जाएं, पवन जी के पास, तो कहिए सर मुझसे तो ज्यादा अच्छा ये काम कर रहा है, मैं भी करना चाहता हूँ। अपना तो सभी कह देते हैं कि मैंने इतना अच्छा किया सर, मुझे दे दीजिए पुरस्कार। मैं कई बार ऐसे हमेशा आग्रह करता हूँ, मुझसे भी काबिल लोग रहे जो मेरे साथ काम करते थे, तो मैं कहता था ये मुझसे अधिक योग्य है, और आज भी मैं कहता हूँ मंच पर बैठे हैं कई तो मुझसे ज्यादा योग्य है, वो अपने क्षेत्र में योग्य हैं, अपना काम करते, कुछ चीजें उनके पास है जो मेरे पास नहीं है। तो ये अहंकार जो है वो नहीं है। जो हमारे देश की लीडरशिप है उनमें भी ये गुण रहा कि वो, यदि उन्होंने अहंकार नहीं हो, कहीं सीखना है मुझे। अच्छे नेतृत्व की यही गुंजाइश होती है, कोई सीखे और फिर अपने आप को उसका अहंकार न हो। तो सोसाइटी में जो क्रेडिबिलिटी का सवाल है, ये ठीक है कि
हो रहा है, पतन भी हुआ है। इसलिए मैंने कहा ना, इंडियन जर्नल पहले मेरी पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा इधर मल्होत्रा जी जो टाइम्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ संपादक थे, बाद में उस समय तो संपादक रहे थे, लेकिन वो और सुषमा स्वराज जी, उसका जब लोकार्पण हुआ तो उन्होंने कहा नहीं देखिए ये विषय तो बहुत अच्छा है, इंग्लिश में इस पर कोई पुस्तक नहीं है तो आप करिएगा। तो 1-2 साल बाद फिर इंडियन जर्नलिज्म कीप इट क्लीन, इसीलिए तब से मैं आचार संहिता को लेकर के जिन लोगों से मैंने कहा ना, मनोज श्याम जोशी, अगे, राजेंद्र माथुर, बड़े ऐसे कई संपादकों के साथ काम करने का जो मुझे मौका मिला, और बाद में एडिटर्स गिल्ड में अजीत भट्टाचार्य जी यहाँ पर हमारे कुछ मेहमान आए हुए, तो अजीत भट्टाचार्य जी के साथ भी जिन्होंने काम किया, रविधर जी यहाँ पर हैं, किरण जी जो एडवर्टाइजिंग में चली गई हैं, तो जो आप एडवर्टाइजिंग में जाएं तब भी आप उसको कैसा अच्छा बना सकते हैं। कलकत्ता से हमारे मेहमान आए हैं, पर अब वो देखिए कि वहाँ बंगला में उदय टमाटर तो वहाँ शुरू हुआ हिंदी का अखबार उस जमाने में। आज आप कहते हैं कि हिंदी थोपी जा रही है, नहीं, दक्षिण भारत में भी संस्कृत या हिंदी कोई वो तो राजनीति की वजह से हुआ ना। बंगाल में उस जमाने में 200 साल पहले यदि हिंदी का अखबार निकाला, राजा राम मोहन राय ने निकाला, तो तब भी समय ऐसा था और आज भी समय उस दोनों की गुंजाइश है। जब हिंदी आउटलुक शुरू किया गया तो लोगों ने कहा चलेगा कैसे, बड़े साहित्यकार भी आए लैपटॉप में, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस समय कौन पढ़ेगा भाई, अब तो धीरे धीरे ये 2002 है, तो मैंने कहा नहीं देखिए तो आप इसको कैसे बनाएं। अब उसमें मान लो कई चीजें हम ऐसे छापते थे जो इंग्लिश की नहीं होती, जो हिंदी वाला ओरिजिनल अपना होता था। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह मंत्री थे, तो मैंने उनसे कहा कि पंचायतों में ये चूंकि हम गाँव का पेज भी छापते थे, तो पंचायतों में पहुंचे, तो आप आश्चर्य करेंगे सारी पंचायतों में उस पत्रिका को पहुंचाने का इंतजाम किया गया। और मेरा ये कहना था कि आप जो कर रहे हैं डिजिटल में वही चीज है, पंचायत में एक पढ़ेगा तो 50 को पढ़ाता था, तो अब तो नक्सल से मुक्त हो रहा है। अमित शाह जी ने संकल्प लिया है और सरकार ने, मैं मानता हूँ, चूंकि मैं भी उस इलाके में वर्षों पहले भी जाता रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि उसको विकास की भूख आदिवासियों में कला के प्रति, संस्कृति के प्रति, डिजिटल के प्रति जो रही है, आज वो उस एरिया में मुक्त यदि हुआ तो उन पंचायतों के जरिए। डिजिटल की बात जब कर रहे हैं, मैं 5 साल पहले, अभी की बात नहीं बोल रही, तो 6 साल हो गए, कुछ डॉक्यूमेंट्री बन रही थी हमारे एक शहर, तो मैंने कहा कि अच्छा, क्योंकि मैं उसके उस समय शायद मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, तो कुछ गाँव में जाने का अवसर मिला मुझे, इसलिए कि मैं उससे इस तरह केवल एक सलाह की तरह से वो बड़े अच्छा, उसमें मुझको आर्थिक मुनाफे के लिए नहीं गया था, लेकिन सीखने समझने के लिए। तो मुझे देखकर था सुखद आश्रय, गांव का नाम मुझे याद नहीं, गुरुगांव के आगे कहीं, गुरुग्राम के आगे इसी गांव में, गांव की जो महिला सरपंच थी वो मोबाइल से गांव में क्या प्रगति हो रही है, कहाँ क्या बनना है, क्या नहीं होना है, उसकी पूरा डिटेल उन्होंने दिखाया। और गांव की सफाई का जो दृश्य था वो दिल्ली में, मैं 55 साल से हूँ, 71 से, लेकिन इतनी अच्छी सफाई उस गांव में मुझे दिखाई नहीं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के गांव इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बन रही थी। सफाई अभियान जो मोदी जी ने जब शुरू किया, बार बार इसलिए जिक्र आ रहा है कि पिछले आपकी भी हाल के वर्षों के बारे में बात करूंगा, मैं इंदिरा युग की बात नहीं कर रहा, तो वहां देखकर दिन में दोपहर, मई का महीना था, हमारे ड्राइवर, हमारे कैमरामैन परेशान भी थे कि इतनी चिलचिलाती धूप में मई जून में हम घूम रहे हैं गाँव के लिए। दिन में 2 बजे एक महिला सड़क पर सफाई कर, आप सोचिए, आप सफाई का अभियान था, उसकी ड्यूटी होगी कि भाई सफाई करना है। तो मुझे लगा देखिए ये सफाई का अभियान कहाँ पहुंचा है। तो आप लोग जो चुनौतियां हैं वो ये है कि आप जो बनाएं, डिजिटल के जरिए अपनी बात कहें, उसकी आपकी विश्वसनीयता रहे। आलोक मेहता या मोदी जी की विश्वसनीयता हो, इस पर मत चिंता करिए, उनके लिए तो जो उनको गाली देना है गाली दी जाएगी, मुझे बहुत गालियां पड़ती हैं, आप ये हो गया, आप बिक गए, तो ठीक है भाई, आप आओ इनकम टैक्स छापा लगा दीजिए, बैंक का खाता देख लीजिए। तो वो नहीं है, मोदी जी को इतनी गालियां दी जाती है, पुराने किसी पर भी आप राजीव गांधी गाली तो कोई सबूत फोर्स पे मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं हुआ। तो मेरा यही कहना है कि आप अपनी विश्वसनीयता पर ध्यान दीजिए, ये मत देखिए कि समाज में दूसरा गलत कर रहा है, उसको देखकर थोड़ी सीखते हैं आप। जिन्ना भी गांधी जी के शिष्य थे और नेहरू भी थे, तो क्या जिन्ना ने पाकिस्तान बर्बाद किया? उन्होंने गोली तो जिन्ना को नहीं मारी, जिन्ना को, गांधी जी को तो गोली भारत में जो है उन्होंने मारा। तो मेरा ये कहना है कि आप बुरा भी देखें, लेकिन अपने को कैसे बचाएं। सोशल मीडिया में बहुत सारा आता है, मैं भी जब रात को
थोड़ा समय मिलता है तो 11-12 बजे बाद जब वो हो तो मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ, सोच कर क्या अच्छी है, कुछ अच्छी कभी देखी, कुछ नहीं देखी। ज़्यादा मैं उसमें पढ़ता नहीं हूँ, जवाब नहीं देता, गाली का कभी जवाब नहीं देता, क्योंकि गाली तो श्री कृष्ण भगवान ने यही कहा ना, भाई 100 गाली कर दी तो 100 तक नंबर आता है, मैं नीचे उतर जाता ही नहीं हूँ। जितनी गाली देना हो दे लीजिए, तो गाली भी स्वीकार करिए। अपनी आलोचना यदि आप नहीं, मैं अपने संभाल के रखता हूँ। या कोई थ्रेट करता है, पटना में इंटर था, ये चारा कांड यदि आप मेरी कोई पुस्तक देखेंगे, एक पहले हाँ इस संदर्भ में कहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि पत्रकारिता पर पावर, प्रेस एंड पॉलिटिक्स में भी 4-5 साल पहले आई है, जो अंग्रेजी के कम से कम पढ़ते हैं, हिंदी में भी कुछ हैं तो, लेकिन उसमें मैंने उसी लिए उन सब बातों को लिखा है कि आप यदि हिम्मत करेंगे तो बिहार में उस जमाने में चारा कांड छापने पर टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार के प्रेस में आग लगा दी, उनके लोग गोली मारने की धमकी देते थे। तो उसके बाद भी मुझे लगा कि ठीक है, एक ऐसे दूसरे, बल्कि उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर तपेश्वर सिंह थे, सहकारिता माफिया गई, तो उनके बारे में कुछ प्रामाणिक खबर छपी, तो उनका बेटा रिवॉल्वर लेके आया, ऑफिस में मुझसे पूछा कहाँ वो रहते हैं। मेरे पास फोन आया कि रिपोर्टर का कि वो रिवॉल्वर लेके घूम रहा है, आपका घर का पता नहीं। आने तो अभी खाने का 9-10 बजे का रात की बात थी। मैंने कहा गोली मारेगा, वो सड़क पर भी मार सकता था, बेहतर है घर में आए, खाना खाना हो तो वो भी खाना खा लेगा, गोली मारना है तो मार देगा। और आए वो घर, आधा घंटा बाद हुई, उत्तेजित थोड़ी बात तो समझ में आया कि तथ्यात्मक बात थी, इसका कोई लेना देना तो था नहीं। हमारे पिता के बारे में छापा, पढ़े लिखे आदमी थे, ये रिवॉल्वर लेकर आए, जो जानते हैं बिहार जैसे राज्य में, हरियाणा में भी, हरियाणा किससे नहीं बताऊंगा, वहां भी कई बार चुनौती हुई। एक आज जो आपके मुख्यमंत्री जेल गए, वो हमारे आउटलुक हिंदी में छपने की वजह से गए, तो इसलिए अब वो पाप भी किए मैंने, पुण्य भी किए। पाप भी कह सकते हैं, जो उनसे संबंधित होगा उसको लगेगा सब आपके छापने से ऐसा हुआ, लेकिन वो बहुत बाद में होता है, अदालत फैसला करती, मैं नहीं करता। आप लोग ये मान के चलिए कि यदि आप पत्रकारिता में रहना है तो खतरा तो मोल लेना होगा, लेकिन विश्वसनीयता होगी तो ठीक है, आपको कुछ अच्छा कहेंगे, कोई बुरा कहेंगे, लेकिन अच्छा ही कहेंगे ना, कुछ कुछ दूर दराज में। कोई आप जो लिखेंगे, आप जो बनाएंगे, डिजिटल में बनाएंगे, डिजिटल में करेंगे, वो दूर कहीं गुवाहाटी में पढ़ रहा है, नागालैंड में पढ़ रहा है, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में कितनी थ्रेट होती थी, वहाँ रिपोर्टर कहता था सर वो आतंकवादी जो है उनकी बंदूक के लोग कहते हैं ये प्रेस रिलीज भेजिए, जब शुरुआत का फेज था, हिंदुस्तान अखबार में संपादक था। तो आप लेकिन छापिएगा देख करके, मुझे तो भेजना पड़ेगा, मैंने कहा बिल्कुल भेजते रहो। तो ऐसे समय में ऐसी खतरों की स्थितियां में लोग काम करते रहे हमारे, जो आज भी करते हैं। तो कारगिल का युद्ध हो, कारगिल पर भी हमारे रिपोर्टर ने जब सबसे पहले खबर भेजी, हमने छाप दी फ्रंट पेज पर कि ऐसा हो रहा है, तो रक्षा मंत्रालय ने डिनाई कर दिया। मैंने उसको फोन पर इतना आधे 15 मिनट डांटा कि तुमने हमारी विश्वसनीयता खराब की है, गलत है, तुमको ये है, निकाल देंगे ये वगैरह। एक हफ्ते बाद वो खबर सही नहीं। तब मैं अभी कभी फोन पर बात होती है तो मैं कहता हूँ मुझे खेद है कि मैंने तुमको डांटा था, क्योंकि उस समय सरकार उसको स्वीकार करने की नहीं थी, उसको कहीं से डिफेंस के सोर्सेज से ही खबर मिली थी। तो विश्वसनीयता रहने से आज भी, जबकि हो सकता है उसने पत्रकारिता छोड़ के कुछ और भी काम करने लगे, तो मेरा ये मानना है कि हमें आपको तैयार रहना होता है नई चुनौतियों से निपटने के लिए। डिजिटल में भी चुनौतियां हैं, लेकिन आप एक दूसरे को प्रतियोगी मत मानिए। लोग किताबें भी पढ़ते हैं, जैसे अभी किताबें बैठ के बहुत अच्छा लगा मुझे। आप फूल दे देंगे, मैं ले जाऊंगा, मुरझा जाएंगे, आदमी आएगा चला जाएगा, मुझे भूल जाएंगे। लेकिन मेरा कहना है कि जो कुछ आपने लिखा है, आपने बनाया है, आपने पुस्तक है, वो कहीं किसी को काम आएगी। कोई लाइब्रेरी में लोग, लाइब्रेरी मूवमेंट के लिए मैं बहुत हमेशा रहा हूँ, आप लोग से भी आग्रह करूँगा कि आप जो चीज़ बनाए वो कहीं संग्रहित हो, इकट्ठी हो, पुस्तक के रूप में हो, वो भी पढ़ेंगे। आजकल वैसे ब्यूरोक्रेसी में माफ करें, वैसे यहाँ कोई अधिकारी नहीं है। मैंने हमारे कुछ राजीव जी के सरकार के सिस्टम में भी रहे, तो वो ब्यूरोक्रेसी की तरह नहीं रहे। तो जानते कई लोग तो ये कहते हैं अब कौन पढ़ता है साहब, कौन पढ़ता है। नेता भी कई ऐसे हैं और कई ऐसे हैं जिनको भी जानता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि आप जाइए लंदन में, आप लोग भी कभी मौका मिले जाए या देखिए गूगल में भी या कहीं से, 2-2 मंजिलों की पुस्तक की दुकानें, और ऐसी भीड़ होती है जब पुस्तक मेले में आए। मैं 2 साल पहले गया था, तब देखकर मुझे लगा मिल जाता रहा, मैं बीच में नहीं जाना होगा। तो मुझे लगता है कि नहीं पढ़ रहे, न्यूयॉर्क में पढ़ते, न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी आप हर स्ट्रीट में जाएंगे। 2005 में इंडिया फेस्टिवल था, तो मैं गया और मैंने कहा कि जिस तरह की स्थितियां है उसमें न्यूयॉर्क लाइब्रेरी कहाँ पर है, तो पता चला कहीं हर स्ट्रीट पे लाइब्रेरी है। तो बेहतर यही है कि हम लोग अपने को निखारें, अपने को अनुशासित रखें,
सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, विजुअल मीडिया हो, ऑडियो हो, विजुअल हो, इस पे अपनी आचार संहिता खुद माने तो निश्चित रूप से आपको भी सफलता मिलेगी। ये विश्वविद्यालय का नाम गौरवान्वित होगा, आपके परिवार का नाम गौरवान्वित होगा, राष्ट्र का नाम गौरवान्वित होगा। आपने मुझे निमंत्रित किया, इसके लिए बहुत आभारी हूँ। हम कुछ आपसे भी कुछ सीखते रहे, मैं फॉलो भी करता रहूँगा, कोशिश करूँगा। और सोनिया जी नाम बताया, हाँ, इनका भी आभार, क्योंकि संयोजन करके बड़ा अच्छे ढंग से इसको चलाया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर आपका बहुत बहुत आभार। आपके लिए सर विवेकानंद जी का एक कोट है, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। सो दिस इज अ टाइम फॉर द गेस्ट फेलिसिटेशन सेरेमनी। ऑनरेबल कुलगुरु प्रोफेसर राजीव सर से आग्रह, जेएस बोस विश्वविद्यालय, हमारे आज के मुख्य अतिथि पद्मश्री आलोक मेहता जी का मेमेंटो देकर स्वागत करें। मेमेंटो प्लीज।